बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि अदालत पे दबाव डालें आप लोग सब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उनकी लीडरशिप को, उनके एमपीएस एमएनए को, सबको निकल कर आना चाहिए और अदालत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, रोला शोला डालना चाहिए कि भी इमरान खान का केस सुने। आप क्यों नहीं सुनते? लगाएं केस। आप इतने केसेस सुनते हैं, बहुत गैर जरूरी केसेस भी सुनते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, सारी कौम उसकी तरफ देख रही है, आप उसका केस ही नहीं लगा रहे। आप केस लगाएं, उसका केस सुने। अब ये जो रोला है वो पढ़ना चाहिए और इसमें सुहेल अफरीदी का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर करारदाद भी पास हो गई। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से भी राब्ता कर लिया। वो इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी। उस पर एतराजात लगे, वो एतराजात भी दूर हो गए। लेकिन सुहेल अफरीदी की अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई और ना ही वो मुलाकात तय हो पाई है। वजीर आजम को भी उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, तो वजीर आजम ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा जी मैं पूछ कर बताता हूं, और तब से लेकर अब तक वजीर आजम ने पूछ कर कुछ भी नहीं बताया। लिहाजा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है और 7 माह हो गए उनकी मुलाकातें वैसे ही बंद हैं। ये तो सिर्फ केस की सूरत में हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पहले इम्तिहान में सुहेल अफरीदी साहब कामयाब होते हैं कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई कम से कम खत्म की जाए? रिहाई तो बड़ी दूर की बात है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो पाकिस्तान भर में जलसों का ऐलान कर दिया। कोयटा के अंदर भी ये कह रहे हैं जी हमें इजाजत दी जाए, बाकी जगहों पर भी दी जाए। तो अब हम जलसे करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। देखना यह है कि मौजूदा रजीम इसके लिए अलाउ करता है नहीं करता, क्योंकि जलसों में हर तरह की बातें होती हैं। 26वीं आईनी तरमीम का नाज़रीन 1 साल मुकम्मल हो गया और ये पहली सालगिरह है 26वीं आईनी तरमीम की। तो इस पे हम जरा देख लेते हैं कि इस तरमीम ने पाकिस्तान में किया क्या। नंबर 1 तो अपनी मर्जी के जजेस तैनात किए गए। इस तरमीम के बाद सियासी जजेस आए, फिर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया गया, जिनका हक था उन्हें नहीं आने दिया गया, अपनी मर्जी के बंदे ले आए। दूसरी अदालतों से जजों की ट्रांसफर की गई, आईनी बेंच में अपनी मनपसंद जजेस बनाए गए और बेंचेस पर सियासी कंट्रोल हो गया, यानी हुकूमत कंट्रोल करेगी बेंच में कौन होगा। अदलिया को एक मातहत इदारा बना दिया गया, मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत बना के बांट दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का एक स्या फैसला वो भी अदालत से दिया गया। इलेक्शन धांधली का जो मुकदमा है या केस है उसको दबा लिया गया। इंसानी हकूक के जो मामलात हैं जिनको उठाया गया उन्हें भी दबा लिया गया। धांधली के मुकदमा जो मामलात हैं, केसेज हैं, वो तकरीबन रुक गए सारे, वरना इस्लामाबाद तो बिल्कुल फैसले के दहाने पे पहुंचा हुआ था। जजेस जो आजाद हैसियत में काम करना चाहते हैं उनको दबाया गया पूरी कोशिश करके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर भी कंट्रोल कर लिया गया, जजेस कमेटी पर भी कंट्रोल कर लिया गया और एक्सटेंशन के रास्ते की रुकावटें भी खत्म कर दी गई। यह है नाजरीन जो 1 साल में 26वीं आईनी तरमीम ने किया। और एक और नाजरीन चीज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट किया है और बड़ा ही खालिस उर्दू के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो अपना ट्वीट किया उसमें कहा कि कोई भी रियासत अदल और मसावात की पासदारी के बगैर अपनी बुनियादों पर खड़ी नहीं रह सकती। तो ना यहां पे मसावात है। नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया, जेल में बैठी हुई एक औरत से, आपका लीडर। अगर मसावात होती तो दोनों को एक जैसा मौका मिलता। जीती हुई खातून को जेल के अंदर बंद कर दिया, ये कौन सी मसावात है ख्वाजा साद रफीक साहब? दूसरा उन्होंने कहा जी अदल तो पाकिस्तान में नापैद है, अदल तो पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। यहां पे तो इद्दत जैसे घटिया केसेस चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कीचड़ उछाला जा रहा है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तानी रियासत 1971 में बड़ी तकसीम का शिकार हो चुकी है, पाकिस्तान टूट चुका है यानी 1971 में। अब ये ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट है और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, यही बात इमरान खान साहब ने की, यही बात ख्वाजा साद रफीक ने भी की। तो क्या यहां पे कोई पीका शीका इस्तेमाल होगा, कोई चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा? क्या ख्वाजा साद रफीक को नंगा करके टॉर्चर किया जाएगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया जाता है? क्या ख्वाजा साद रफीक साहब को कोई अगवा करेगा, कोई तशद्दुद करेगा? देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, लोग बात करते हैं, तनकीद करते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब को ये फन और ये हुनर आता है कि उन्होंने सख्त बात भी करनी है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। इमरान खान साहब जो कहते हैं उससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा। और एक और बात भी है,
ख्वाजा साद रफीक साहब का ये ट्वीट है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये वही बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, अल्फाज का हेर फेर है थोड़ा। ख्वाजा साद रफीक साहब बात करते हैं ना तो इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा। कोई नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इसको उठा के कोई बहुत बड़ा मसला नहीं बना रही, में उसका इंपैक्ट नहीं है। हां, जो इमरान खान कह रहा है उसका पब्लिक में इंपैक्ट है कि जब वो कहता है कि या लेकिन उन्होंने इदारों का और इस तरह नाम लिया कि जर्नैल, सियासतदान, जजेस और ये सारे ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने मिल के पाकिस्तान को तोड़ा है और ये जिम्मेदार है उस सारे के लिए। हम किसी और पे इल्जाम नहीं धर सकते। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये ट्वीट क्यों किया? पिछले दिनों भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि उनके अंदर जमहूरियत जिंदा है। लेकिन ख्वाजा साहब, अगर आपके अंदर जमहूरियत जिंदा है तो आपकी सारी की सारी लीडरशिप जो है वो धांधली करके इलेक्शन में आई है। मरियम नवाज सीट हार गई थी, शहबाज शरीफ सीट हार गया था, शहबाज शरीफ का टफ था, हमजा शहबाज सीट हार गया था, नवाज शरीफ सीट हार गया था। आपकी पार्टी के जितने वुज़रा इस वक्त बैठे हुए ज्यादातर सीट हार गए थे। हनीफ अब्बासी को वजीर बनाया हुआ आप वाली वजारत पे, वो भी सीट हार गया था। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा सीट हार गया था। और जो बाकी आपके वुज़रा हैं ये सारे सीटें हारे हुए, इनमें कोई भी नहीं जीता हुआ और बुरी तरह हारे हुए हैं। ये जो बाद में सेनेटर्स बनाए गए ये सारे उन्हीं के ऊपर बनाए गए हैं ना, जेलों में बंद करके मुखालिफिन को। तो साद रफीक साहब, ये नहीं हो सकता कि आप दोनों तरफ हुसैन और यजीद दोनों के साथ एक साथ आप खड़े हो जाएं। तो साद रफीक साहब, अधूरा सच जो है ना वो भी सच नहीं होता, बल्कि वो गुमराह करता है। तो समझते ही कुछ नहीं है। यानी हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर आदमी का फ्यूल है, उसके ऊपर लेवी पता कितनी कम की है? 214 रुपए उसके ऊपर लेवी कम कर दी है। यानी उसको कितना बड़ा रिलीफ दिया है इन्होंने कि जनाब लेवी 214 रुपए कम कर दी हाई ऑक्टेन के ऊपर। जहाज का जो पेट्रोल है वो सस्ता किया, आम आदमी का पेट्रोल महंगा किया। ये पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। गवर्नमेंट इस तरीके से चल रही है और ये टाउट हमें समझाते कि हैं और बयानिया किस तरह बनाते हैं कि जनाब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल अब भी अमेरिका से, बर्तानिया से, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से सस्ता है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा महंगा बिकता है। और भाई वहां पे आपने अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है। एक तो आपने ये देखना होता है वो कितनी दूर से खरीद कर ले जा रहे हैं, फिर आपने ये देखना होता है कि उनके लोगों की फीकस आमदन कितनी है। जितना पैसा एक पाकिस्तानी पूरे महीने में नहीं बना सकता, उतना पैसा यहां पे बर्तानिया में एक आम आदमी, एक मजदूर जो है वो 4 या 6 घंटे काम करके बना लेता है। अगर बर्तानिया में 500 रुपए लीटर या इसके आसपास कहीं पे पेट्रोल की कीमत है या डीजल की कीमत है तो पाकिस्तान से तो ज्यादा ही है। लेकिन सेम टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि एक बर्तानिया के अंदर रहने वाला शख्स 5 से 6 हजार रुपए पाकिस्तानी एक घंटे में कमा लेता है पाकिस्तान में किसी की इतनी कमाई? यहां पे तो लोग 2-3 दिन काम ही नहीं करते, जुमे वाले दिन जल्दी चले जाते हैं, हफ्ते एतवार को काम ही नहीं करते, वो पैसे खर्च करते हैं। इनकी इतनी ज्यादा कमाई है, पेट्रोल का खर्चा इनका तो इनको लगता ही नहीं है क्योंकि इनकी कमाई बहुत ज्यादा है। जब आपकी इनकम ज्यादा होती है तो फिर खर्चों की आपको परवाह नहीं होती। अगर आपने पाकिस्तान में लोगों के ऊपर महंगाई का जिन मुसल्लत करना है तो करें, जितना मर्जी करें, लेकिन लोगों की आमदन बढ़ाएं। आमदन बढ़ाने का कोई किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर लोग ज्यादा इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं।